हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का साथियों आपका पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर 3, 4, 8 और 9 सितंबर को होना बाकी है। जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए आज के इस वीडियो में टॉप 65 क्वेश्चंस देखेंगे जीके जीएस के। तो भाई ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट ये वीडियो अभी देख ही लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर करना। आपको बता दें हमारा जो और एक चैनल है जिसका नाम है एक्समार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर अभी आप लोग जाओगे इस क्लास के बाद, वहाँ पर मैंने कल ही जो है जनवरी से लेकर अगस्त तक के टॉप 500 करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में करवा दिया है। उस क्लास को देख लेना, आपके 15 से 17 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे साथियों, उसको देख कर ही जाना। ठीक है, और आज जो है ना वहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है नियुक्ति वाला एक टॉपिक अपलोड होगा, उसको भी आप देख लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। करेक्ट आंसर होगा डैन्यूब नदी। ठीक है, कौन सी यूरोपीय नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? याद रखिएगा डैन्यूब। अगला है, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह कौन सा है? ये देखिए कुलगाड़ी एक बहुत ही फेमस स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। आपको बताना है ये किस प्रांत में, ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में साथियों। ये जो कुलगाड़ी है ना ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस देश में गेहूँ की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? इनमें से वो कौन सा देश है इन चारों में से जहां पर गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? तो यूनाइटेड किंगडम करेक्ट आंसर होगा इन चारों देशों में से। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीपों के सामान्यतः कौन सा भाग है जहाँ पर मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? याद रखना पश्चिमी में। पश्चिमी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप शब्द जो है ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? देखिए जो लोकसभा सदस्य होते हैं ना ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? याद रखिए राइट आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं ना उनको लोकसभा सदस्य, या माफ करना लोकसभा अध्यक्ष ना, लोकसभा का सदस्य पूछा है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? करेक्ट आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला, भारतीय राष्ट्रपति की किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? यानी भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको किन परिस्थितियों में उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है? तो महाभियोग का प्रस्ताव साबित होने पर। याद रखना राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, यह भी आप याद रखना। ठीक है, आगे देखिए अगला है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो भाई बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? याद रखिएगा देवदत्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा देवदत्त। रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? यानी सबसे पहली बार आम बजट से रेलवे बजट को कब अलग किया गया था? तो याद रखिएगा 1925 में, हालांकि अभी मिला लिया गया है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह साथियों ताप ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जो कि लगभग 70% है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा तापीय ऊर्जा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो भाई देखिए राइट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17। आर्टिकल 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट, आर्टिकल 17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बेंटिंग इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। कनिष्क शासनकाल की या कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? देखिए कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना इनमें से कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ बौद्ध संधि थी। भाई चतुर्थ जो बौद्ध संधि थी है ये ईस्वी की पहली सदी में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। ये जो बौद्ध संगीति था चौथा वाला, इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे?
तो भाई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों ने आक्रमण किया था। तो यहाँ करेक्ट होगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी चालीसी दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो भाई इसका गठन तो किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसका सफाया कर दिया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बलबन। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? देखिए खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। अली बंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? भारत में चार बाग शैली वाला जो प्रथम मकबरा है वो है हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब? तो 1904 में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी 1904। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिए फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ये 1505 में भारत आए थे। यही तो क्वेश्चन आज भी पूछा था ना ये क्वेश्चन। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा करेक्ट आंसर होगा, याद रखना 1505 में ये भारत आए थे। ब्लैक पेगोडा कहाँ पर स्थित है? तो ब्लैक पेगोडा जो है ना ये कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कोणार्क। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो गद्य और पद वाला वेद हम किसको बोलते हैं? यजुर्वेद को बोलते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, याद रखना। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और कब की थी? तो 1828 में। आगे देखिए, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो साथियों भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो लगभग 1/3 भाग। 1/3 भाग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन है, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? इनमें से कौन सी समिति है जो कर संरचना सुधारों के लिए गठित की गई थी? तो देखिए राइट होगा चेलैया समिति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? देखिए राष्ट्रीय योजना समिति की जो रिपोर्ट है ये कब प्रकाशित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई राष्ट्रीय योजना समिति की जो रिपोर्ट है ये 1949 में प्रकाशित हुई थी, 1949 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में क्या शामिल था? क्या शामिल नहीं था, है ना? तो राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में पंप, पुण्य और रण ये तीनों शामिल थे। क्या शामिल नहीं था? तो सायन इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थकर थे, और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। साथियों पावापुरी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, इनका सदैव बज्जी संघ यानी वैशाली के साथ जो है ना, वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा था। बज्जी संघ करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? करेक्ट है, बारदोली सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास जो है ना ये किसके राजकवि थे? तो करेक्ट आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी चंद्रगुप्त विक्रमोदय के। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? साथियों बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो भाई देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इनमें से कौन से राजपूत वंश थे जिन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिए सिसोदिया राजवंश करेक्ट आंसर होगा। कल्हन की रजत रंगीनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, इसको किसने आगे बढ़ाया था? देखिए कल्हन की जो रजत रंगीनी है जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, इसको जिनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर डी जिनराज एवं श्रीवर करेक्ट है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन सबसे पहले मैडम भिखाजी कामा ने तैयार किया था। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम है। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन होता था? करेक्ट आएगा साथियों सुमंत।
शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो होता था सुमंत, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? राइट है 1921 में, 1921 में। औदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ में स्थित है, नालंदा जिला बिहार के, इसका संस्थापक कौन थे? तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वही गोपाल, याद रखना, गोपाल करेक्ट आंसर होगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय ये रामानंद को दिया जाता है साथियों। रामानंद करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो टेराकोटा ईंटों से, करेक्ट आएगा ईंट से। नेक्स्ट है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? देखिए दिल्ली का जो पुराना किला है इसको किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी के द्वारा। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? तब वह पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को बाजीराव प्रथम ने छीना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाजीराव प्रथम। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय फैला था वो किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिएगा, जल के आयतन के आधार पर विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वह है अमेजन नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो वह है नील नदी। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये जो किम्बरले नामक जगह है साथियों, ये दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि डायमंड्स के लिए फेमस है, हीरा के लिए। जुगू, देखिए जुलू लोग कहाँ रहते हैं? जुलू एक जनजाति का नाम है जो कि कहाँ पर रहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो भाई देखिएगा, गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में है, बिल्कुल सही है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, ये भी सही है। आटाकमा मरुस्थल उत्तरी चिली में है, ये भी सही है। मोजेब मरुस्थल मैक्सिको में नहीं है, ये गलत है, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो भाई प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को ही कहा जाता है ना, प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिनों में लगाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है वो कर्नाटक से होता है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक करेक्ट है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? करेक्ट आएगा कोलकाता से हल्दिया। आगे देखिए, मक्के की खेती किस मौसम में की जाती है? तो मक्के की खेती जो है ये खरीफ के मौसम में की जाती है साथियों, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? भारत और श्रीलंका को पाक जल डबरूमध्य अलग करता है, लेकिन कौन सा द्वीप है? तो रामेश्वरम द्वीप स्थित है, ऑप्शन नंबर डी रामेश्वरम करेक्ट होगा। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? करेक्ट आएगा तेलुगु, दूसरी बंगाली और पहला हिंदी। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे? या राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे जो कि 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी? करेक्ट आएगा सी चंद्रमौली, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा स्थान है कॉपर खनन से संबंधित है? तो वह कौन सा स्थान है जो कि कॉपर खनन से संबंधित है? तो राजस्थान का ये खेतड़ी, ऑप्शन नंबर बी खेतड़ी। अगला, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? करेक्ट आएगा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था? करेक्ट है डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो करेक्ट है सेवा कर को, सेवाओं पर कर को, है ना। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? देखिए भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा जो है ये किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आएगा 2008 ईस्वी में। यहीं अगर नई आर्थिक नीति पूछता कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो 1991 में, याद रखना। आगे देखिए, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई?
मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम हरियाणा में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है, हरियाणा। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग कितना है? तो भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग 4% का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 4%। आगे देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? 185 ईसा पूर्व में राइट होगा साथियों, पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ठीक है, देखिए गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको करवाया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका पेपर का भय और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।